असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ढूंढो, है ना, उसको ढूंढो और उस पर सुधार करो। यही मूल मंत्र है आपके नंबर बढ़ाने का, इसके अलावा कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक जरूर तैयारी करने वाले यूपीएसआई या यूपी पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सबसे सीरियस स्टूडेंट में एक होंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आपके टारगेट की काम की बात नहीं होगी तो जो शुरू में मैं बातें बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन इस समय जो ठंडी का मौसम है ये आपको नींद में आपको लेकर जाएगा और आपको के टाइम को, जो पढ़ने का रूटीन हो, इसको गड़बड़ करेगा। लेट तक जगने के कारण आपका दिन का, क्योंकि दिन के समय बहुत कम मिलते हैं आपको। पहले के जैसा होता था कि टाइम पूरा, गर्मी होती थी तो पूरा सुबह ही हो जाती थी 5 बजे तक, और उसके बाद शाम को लगभग 7 बजे तक अंधेरा होता था। तो आप या तो लाइब्रेरी पढ़ते थे या घर पढ़ते थे, आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता था। लेकिन इस समय आप जब देखोगे तो आपका दिन ही 6:30-7 बजे के करीब में हो रहा है। मैं मानता हूं कि नहीं, वो 6 बजे तक हो जा रहा है, बट जो कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो जब देर रात तक आप कभी पढ़ लेते हो तो आप जब सो के उठते हो तो तब तक आपके प्रॉपर फ्रेशनेस होने में 8 साढ़े 8 हो जाते हैं। तो आप तो उधर करने में, खाने पीने में कहीं 10 बज जाएंगे, फिर शाम को 5 बजे तक एकदम अंधेरा हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको एक टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो कि मैं फॉलो करता हूं। और उसमें से एक चीज मैं भी फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको जिस दिन फॉलो करने लग गया तो वो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से वो फ्रेश हो जाएगा मेरा भी। और मैं जानता हूं कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। वो है फिजिकल। तो फिजिकल फिटनेस यानी सुबह उठ के थोड़ी देर वार्म अप करना, टहलना, या आधा घंटा जा करके रनिंग करना। ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही। और लेकिन आपको करना है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अब कि ट्राई कर रहा हूँ कि अगर सुबह मैनेज हो जाए टाइम थोड़ा इन सब चीज़ें, तो मैं भी जा करके थोड़ा सा ट्राई कर लूँ। तो अगर वार्म अप हो जाती है आपकी तो दिन भर की पूरी एनर्जी आपकी बनी रह जाती है। यदि आप दौड़ नहीं पा रहे, सोचेंगे कि मतलब क्यों दौड़ा जाए, थक जाएंगे, फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 किलोमीटर बस चल देना है, चल के भी आ जाना है वापस। अगर आप चल के भी डेली 1-2 किलोमीटर आ जा रहे हो ना, वो नहीं कि आप जा रहे हो कहीं खेत में काम करने या इधर उधर टाइम, वो चल रहे हो ठीक है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आप डेडिकेटली हेल्थ को लेकर के, फिजिकल माइंड को कंसंट्रेट करके कि नहीं मैं इस बॉडी पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने आप को दे रहा हूँ ये समय। वो हड़बड़ी में कहीं जाना कहीं आना, वो चलना दौड़ना, वो चीज़ अलग है, और एक मेंटली प्रिपेयर हो गया अपने शरीर को देना, वो चीज़ अलग होती है। तो ये काम आपको करना है। और उसी टाइम अगर पॉसिबल हो सके तो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं मैं कर रहा, 5 मिनट्स ओनली, आंख बंद करके यहाँ पे कंसंट्रेट करना, आंख बंद करके पीछे से कंसंट्रेट इधर करना, ये ऐसे कंसंट्रेट करना कुछ देर तक, आपको जरूर प्रोग्रेस मिलेगा। और दूसरा चीज़, पढ़ाई में यदि आपको पढ़ते पढ़ते अब नींद भी आएगी, बहुत तगड़ी नींद आएगी, तो उसके लिए पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट आपको रेस्ट करना। 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट आपको टहल के आना है, बाहर से घूम के आपको आ जाना है। 5 मिनट में आप, नियम ये है कि मोबाइल नहीं टच करोगे। अगर मोबाइल टच करते हो तो 5 से 25 मिनट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसकी वजह से आपको केवल और केवल 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट अब घूम के आना है। जब घूम के आ गए तो फिर आप बैठ के फिर 25 मिनट पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आप चाहे तो 10 मिनट का भी रेस्ट ले सकते हो दूसरी बार में, है ना। फिर तीसरी बार में आप चाहे तो 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, फिर 25 मिनट लगा के, फिर चाहो तो आप फिर 20 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। और ऐसे ही करके जब आप रेस्ट का टाइम जब आधे घंटे का आएगा तो वो रेस्ट का टाइम प्रॉपरली आपके लिए नींद का ही समय होगा। उस टाइम आप क्या करना कि जो आधे घंटे का होगा वो उसमें पावर नैप ले लेना। ऐसा ना करना कि फिर वो आधे घंटे इधर गपशप में उड़ा दी, नहीं, उसमें पावर नैप ले लेना। तो ये जरूरी है। ये सब अगर करते हो तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका टाइमिंग बढ़ेगा, आप पढ़ने में मन लगाओगे। और हाँ देखो, मॉक टेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो जहां से भी प्लेटफॉर्म पे। देखो मैं आपको कई प्लेटफॉर्म्स का बता दिया, तो ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेटफॉर्म आपको खरीद लेना, नहीं। आपको खरीदना तभी है जब आप एक प्लेटफॉर्म के मॉक को लगा ले रहे हो। जैसे कि आपने RWA का लिया है उसको लगा लिया, माई एडू डॉक्स का लिया है उसको लगा लिया, आप और एग्जामपुर का लिया है उसका लगा लिया। तो यदि एक लगा लो तो, क्योंकि ऐसा तो आपको पता नहीं है कि एक ही जो एग्जाम्पल वाले दे दिए सर उन्हीं का सब कुछ आएगा, ऐसा तो है नहीं। पेपर तो वो नहीं बना रहे, जैसे माई ईडू डॉक्स है उसी का आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। सबके क्वेश्चन लगाने हैं, सबके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो जिनमें भी 10 प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, उनके क्वेश्चन लगाने, उनके प्रैक्टिस करने हैं। इससे करने से आपकी इफिशियंसी मजबूत होगी। और आप जैसे गोला भरने में, और गोला भर के टाइमिंग लगा के भी गोला भरना है। ऐसा नहीं कि आप गोला भरने बैठ गए और टाइमर का कुछ आता ही पता नहीं, हो सके दिन भर में आप एक ही मॉक लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब आप ऑफलाइन मॉक लगा रहे हो तो प्रॉपर आप 2 घंटे का समय में ही वो गोला भी रंग लो,
नाम भी भर लो, सब कुछ उसी टाइम में करना है। मैं मानता हूँ कि नाम भरने के लिए अलग से टाइम मिलता है, बट उसमें जो आप फोटो क्लिक करने का जो समय होता है, बीच में आकर के आपका फोटो क्लिक करता है जब आप, तो कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाता है, उसमें 4 से 5 मिनट चले जाते हैं। भले ही वो 1 से 2 मिनट का होता है, बट आपका कंसंट्रेशन, जो आप एक क्वेश्चन को सोच रहे हो फिर उसको हटा के फिर से सोचना स्टार्ट करो, उसमें 4-5 मिनट का मिसमैचिंग हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतना करना कि जब आप स्टार्ट करने, टाइमर स्टार्ट करना, तो उसी टाइम अपना नाम भरना OMR में। OMR मिलती है प्रगति की या कुछ ऐसा ही नाम है, 30 रुपये के करीब में मिलती है, आप ले लेना। उसमें आई थिंक 40 से 50 सेट होते हैं, आप आराम से उसको गोला भर सकते हो। तो ये करके गोला भरने का वाला जो चीज़ है उसको स्टार्ट कर देना। और बाकी मैथ की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने मैथ की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से आप कर सकते हो। रीजनिंग की वीडियो बना दी है। और हाँ, साहित्य का जो मैं पोर्शन दे रहा हूँ वो साहित्य के मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा इधर खोजना ना पड़े। तो शॉर्ट के माध्यम से मैं शॉर्ट में अपलोड कर दिया, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है, तो आप अभी नहीं देखे हो तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हो। और आज जैसे मैं आज दूंगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, तो यदि आपको रचनाएं याद है तो कमेंट सेक्शन में आप उनकी रचनाएं लिखोगे। अगर नहीं याद है तो मैं कुछ देर में वीडियो अपलोड कर दूंगा दोपहर तक उसको, ठीक है। आप सुबह में ये देख रहे हो 6 बजे, तो आप आराम से प्रिपेयर होके मन से और पूरे ध्यान से टारगेट को लिख करके कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। चलो अब ज़्यादा देर न करते हुए टारगेट की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि लास्ट में आपकी क्लासेस भी हैं। क्लास को जरूर करना है, पॉलिटी की क्लास है और मूल विधि पॉलिटी की क्लास है और हिंदी की क्लास है। दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी एग्जाम को करने से पहले उसकी प्रीवियस ईयर की जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप एग्जाम में पास ही नहीं हो सकते। कोई सेंस ही नहीं बनता आपके एग्जाम का और आपके एग्जाम देने का। इसीलिए आपको पहले वो प्रॉपर एनालिसिस करनी है, प्रॉपर उसकी पढ़ाई करनी है, प्रॉपर देखना है कि अच्छा किस किस क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर कराता हूँ 10 मिनट 10-10 मिनट का दोनों होता है, 10 मिनट से कमी का होता है आई थिंक, तो उसको कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करना, है ना। और भी किसी भी चीज़ का डाउट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारी बुक की PDF सेंड कर दिया है, प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिया है, हिंदी की बुक, मैथ की बुक, रीजनिंग की बुक, एवरीथिंग इज सेंड हियर, वहाँ पे मैंने सेंड कर दिया है। तो अब जाकर उसको ज्वाइन कर लो, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं इस समय देख रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपका भाई है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सच में दिल से, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो अगर आप कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और टारगेट लिख नहीं रहे हो कि कितना कंप्लीट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पहले लिखते थे लेकिन इस समय लिख नहीं रहे हैं कि टारगेट कितना कंप्लीट हुआ है। आपको लिखना है कि टारगेट कितना कंप्लीट हुआ है, उसको लिखो, जरूरी से है लिखना, ठीक है ना। तो चलिए अब टारगेट की तरफ ले चलता हूँ, और उसमें जो जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से आज नोट डाउन करके लिख लेना, और जहाँ से क्लासेस बताऊंगा वहाँ से क्लासेस भी कर लेना। डे 10 यूपी पुलिस का टारगेट और UPSI का टारगेट दोनों एक ही में मिक्स है, तो ये आप दोनों को एक साथ करो, मन से करो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी बार खोजना नहीं पड़ेगा। क्या करना है कि मैंने ऐप की वीडियो बता दी है, ऐप भी बता दिया है कौन सा ऐप है जहाँ से कैलकुलेशन करना है। उसमें जा करके 10 सब्सट्रैक्शन कर लेना, 10 मल्टीप्लिकेशन करना, वो उसमें आपको क्वेश्चन दिखाएगा, आप कॉपी ले करके उसको क्वेश्चन कर लेना, 50 स्क्वायर और 30 तक के क्यूब, ठीक है। मैथ में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना, पार्ट नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 4 कर लेना। पार्ट 4 का मतलब आज लास्ट पार्ट है, 320 क्वेश्चन मैंने करा दिया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, जिसके में कम क्वेश्चन होंगे आप पहले ही देख लो। जब मैं देता हूँ उसमें कि आपको 4 पार्ट दूंगा या 3 पार्ट दूंगा, तो जब मैं 3 पार्ट दूंगा यानी आपके पास 240 क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन अगर यदि आपके पास 240 क्वेश्चन नहीं है, हो सकते हैं कि 80 ही क्वेश्चन है, तो आप उस दिन आप 30-30 क्वेश्चन करो। हाँ, जिस दिन मैं 80 दे रहा हूँ उस दिन भी आप 30 ही करो, और जा करके दूसरा सेट लगा लिया करो, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हो, अपने इस हिसाब से मैनेज कर लो। मैं इतना दे रहा हूँ कि अगर इतना ज़्यादा क्वेश्चन होगा तभी भी आप कर लोगे, उससे कम है तो आप मैनेज कर लो, 80 न करके 50 कर लेना, 50 न करके 40 कर लेना। अगर आपके पास 400 क्वेश्चन हो गए तो डेली 100 करना, ऐसे करना है आपको। रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है, इसके पार्ट 2 करना है, इसके 40 क्वेश्चन लगा लेना। सीटिंग अरेंजमेंट के तो 40 क्वेश्चन बहुत है, और ये सीटिंग अरेंज मैंने कल भी दिया था सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, और आज भी दिया था, तो उसके 3 पार्ट हैं, तो आई थिंक 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत हो जाएगा, मतलब आप उतने में कर लोगे, ठीक है ना। पॉलिटी में आपको भारतीय संघ व राज्य क्षेत्र करना है, ये आप किसी भी बुक से कर सकते हो, किसी भी नोट से कर सकते हो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि प्रॉपर एक जगह संगठित तरीके से पढ़ाई हो जाए तो GS रिव्यू चैनल है रोहित सर का, यहाँ पे आप देख रहे हो, इस चैनल पे जाकर के आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी की क्लास कराई गई है। अगर पॉलिटी की क्लास नहीं भी है तो उनकी PDFs आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके मस्त आप अपना पूरा नोट्स की तरह है, नोट्स जाकर के प्रिंट करवा के तैयारी कर सकते हो। मूल विधि में आपको BNS करनी है, BNSS का है ना, डे 4 है, तो ये चैनल ये वाली वीडियो देख लेना,
उनके चैनल पे है, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना इसको। बहुत ज़बरदस्त है, पूरा नोट्स है, और इसको चाहे तो आप वीडियो को रोक करके बना भी सकते हो, चाहे तो आप नोट्स को परचेज करके उसका प्रिंट आउट भी करा सकते हो, ठीक है ना, ये डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज़बरदस्त है। हिंदी में विशेषण करना है पार्ट नंबर 2, ये है 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपके इनके करने हैं विशेषण के, और मैंने कल बताया था कि थ्योरी आपको करनी है, तो थ्योरी आपने कंप्लीट कर ही लिया है, तो आज 40 क्वेश्चन करने हैं। हिंदी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को करना है, इसका मैं शॉर्ट्स दे दूंगा, शॉर्ट में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, बट आपको जहां से मिलता है आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, ये नहीं कि मेरी वीडियो की तैयारी इंतजार करना, आप कर लें स्टार्ट कर देना, बट मैं वीडियो प्रॉपरली अपलोड कर दूंगा, आई प्रॉमिस कर दूंगा, बट हाँ आप जहां से देखो कर सकते हो। साहित्य में बता ही दिया। हिंदी में आपको श्रुति समभिन्नार्थक के मैं 3 पार्ट दे रहा हूँ, क्योंकि जो समभिन्नार्थक होते हैं ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं, उसको जरूर करना है। अगर इसको 3-4 बार फिर से मैं रिपीटेड मोड में भी दे दूंगा, है ना, क्योंकि ये देने के बाद भी मैं दूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और लास्ट में RW के प्रैक्टिस सेट मैथ वाला करना। कल मैथ के क्वेश्चन बहुत तगड़े थे भाई, मैंने देखे, हालत ख़राब थे। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है उसमें बहुत तगड़े क्वेश्चन थे भाई, मेरे तो 4 की 5 क्वेश्चन थे जो नहीं मतलब आ रहे थे, लेकिन बहुत लेंदी आ रहे थे, इस वजह से मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया है और नोट डाउन भी किया है। आप ऐसे ही कर लिया करो। और हिंदी तो मैंने अभी वैसे ही देख लेता हूँ, कुछ भी करके 2x पे करके, जब उसमें साउंड भी नहीं होता, अगर कुछ बात भी करते रहता हूँ उसको स्टार्ट करके देख लेता हूँ, क्योंकि आता ही रहता है लगभग, इसलिए थोड़े वो टॉपिक क्लियर होते रहते हैं। तो ये पूरा टारगेट की वीडियो रही, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हो, लेकिन लिखा करो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़ो, लिखा करो, इसको मांगा मत करो, लिखा करो। मैं बार बार कहता हूँ, लिखते हो तो आपको पता चलता है कि मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया। सामने रहता है, स्क्रीनशॉट काम नहीं करता, फिर आप उतना एक्टिवेट नहीं हो, ये बात समझ लो। चलो अब हिंदी की क्लास कर लो, उसके फिर पॉलिटी की बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, करके ही जाना। विशेषण कर रहे हैं और विशेषण के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हम लोग का सार्वनामिक विशेषण नेक्स्ट टॉपिक है। देखो मैं पहली बार एक बात बता देता हूँ, आप लोग ये भी देख रहे होगे कि नीचे आंसर है, कुछ आंसर देख रहे हो, लेकिन आपको अवॉइड करना है, आंसर को नहीं देखना है। मैं वीडियो बनाता हूँ मोबाइल में, तो नीचे वो दिख ही जाता है, मैं अगर ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो ये पूरा स्क्रीन में यही आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इसलिए आंसर नीचे दिख जा रहा होगा। वैसे भी आपको आंसर के बारे में सोचना भी नहीं है, आपको केवल प्रीवियस ईयर को देखना है कि कैसा प्रीवियस ईयर आ रहा है। मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि मैं प्रीवियस ईयर को ये दिखाऊं कि कैसा आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो यदि आप इस भ्रम में है कि मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूं और मैं भैया आप कहीं आंसर देख के तो नहीं बता रहे, भाई मैं आंसर देख के भी बताऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे बताता नहीं हूं वैसे करके। बट हाँ ये बात है कि अगर मैं आंसर देख के बताऊं तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। आपको करना है इस क्वेश्चन को देखना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी वजह से मैं बस बता रहा हूं। ये नहीं कि मेरा कुछ इसमें वो है, नहीं, एकदम मैं इसीलिए बता ही रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। तो यह कुत्ता मेरा, इसमें क्या है, यह कुत्ता मेरा है, मेरा बात की जाकर कर रहा है, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से यौगिक सर्वनाम विशेषण कौन सा है? इनमें से यौगिक सर्वनाम विशेषण का उदाहरण कौन सा है? यौगिक सर्वनाम विशेषण का उदाहरण ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सर्वनाम मतलब मेरी किताब फटी है, या मेरा घर है, या आदमी रो रहा है, ये नहीं। अब देख लेते हैं यौगिक सर्वनाम विशेषण होते क्या है, एक बार इनके बारे में देख लेते हैं, और कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इनको सभी को एक साथ देख लेंगे, ठीक है। आदमी नहीं देखा एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। ऐसे सर्वनाम, यहां से है, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग हो जाते हैं, संज्ञा से पहले प्रयोग होने वाले शब्दों जो विशेषता बतलाने लगते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। परंतु उनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं इसके, एक है मौलिक सर्वनामिक और एक है यौगिक सर्वनामिक। तो जो मौलिक सर्वनामिक होता है जो बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आते हैं और मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, ये यानी कि सिंपल भाषा में समझ लो, संज्ञा है, जैसे नौकर एक संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले चुपचाप आ जा रहे हैं, मतलब कुछ भी इसमें रूपांतरण नहीं है। जैसे लड़का है, लड़का से पहले वह आ गया, यानी ये सिंपल सा है, इसमें कुछ चेंजिंग जैसा नहीं लग रहा है। ये है केवल मौलिक वाला है। लेकिन जो सर्वनामों में प्रत्यय जोड़ के आते हैं, जैसे कि ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, इसमें देखो, इसमें यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं, यानी प्रत्यय लगा के ये लोग बनते हैं, है ना, इसलिए इसको कहा जाता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से देख लेना इसको, जब करने से पहले एक बार फिर से देख लेना, ऐसे नहीं होगा, एक बार फिर से आप इसको देख ही लेना जरूर, ये सब ठीक है ना, इसको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, इसमें कौन सा विशेषण? ये है सर्वनामिक विशेषण। मैंने बता दिया अभी, सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक और एक होता है यौगिक। मौलिक वाले में यह आता है, जैसे कि देखो, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, ये वाला घर मेरा है, इसमें है ना। चलो, सर्वनामिक विशेषण के निम्न भेद होते हैं, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। लेकिन ये जो है ना, ये विशेषण होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ये विशेषण है और ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। चलिए,
मेरा पड़ोसी है, यह मेरा पड़ोसी, इसमें कौन सा विशेषण है? यह मेरा पड़ोसी से इसमें सार्वनामिक विशेषण, इसमें भी सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़की विद्यालय जा रही है, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। यह किताब मेरी है, ये तो आप सब समझ ही गए कि ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब होता तो अलग हो जाता, यह किताब मेरी है, इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है ना। यह कहानी रोचक है, कहानी के बाद ही आ रहा है कि रोचक है, ठीक है ना, उससे पहले भी यह लग गया है, तो सर्वनाम भी इसमें लग जा रहा है ना। यह वाला सर्वनाम है और इसकी विशेषता भी बता रहे हैं, किसका? बाद वाले का, जिससे पहले वाले का बाद में विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, यह कहानी। देखो, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आपको छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, है ना। संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, जिनमें गुण हो, गुण वाले वाचक विशेषण कौन से होते हैं? मैंने अपना घर मटमैले रंग से, कैसा रंग? ये क्या है? मटमैला। मटमैला एक विशेषण ही तो है ना, गंदा, काला, गोरा, ये सब क्या है? ये सब आप देख लो, विशेषण ही है। निम्न में से 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द का चुनाव कीजिए। संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द कौन सा है? शक्तिशाली। शक्तिवर्धक नहीं है, शक्तिरोधक नहीं है, सशक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति होता है ना, वो संज्ञा का रूप होता है, और संज्ञा में जब प्रत्यय लग जाता है, शाली संस्कृत वाला प्रत्यय, तो बन जाता है शक्तिशाली। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। बसंत के मौसम में कैसे फूल खिलते हैं भाई? पीले फूल खिलते हैं। पीले फूल क्या है? इसमें विशेषण कौन सा है? पीला है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द में गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है ना? गुणवाचक विशेषण में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो अब देखो, न्यायी है, कृपालु, दानी, अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो गुणवाचक, जिसका गुण बता रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है भाई, दानी, न्यायिक और कृपालु, ये सब के सब गुणवाचक है, तो इसका गुणवाचक लगाएंगे। आंसर ही मतलब गलत है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। अच्छा, नीचे दिए गए शब्द को गुणवाचक विशेषण, अच्छा, गुणवाचक विशेषण तो गुणवाचक ही होगा भाई, ये भी याद रख लेना। गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य रूप होते हैं: कालबोधक, स्थानबोधक, आकारबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक और दृष्टव्य बोधक, ठीक है ना। ये सारे होते हैं। ये मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना हार्ड पूछ रहा है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन से हैं? चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये कौन से शब्द हैं? ये कहाँ के शब्द हैं? स्थान का दर्शन करा रहे हैं ना, स्थान का बोध करा रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, जो योग्य होता है उसी की पहचान की जाती है। इसमें योग्य क्या है? योग्य क्या है? गुण है कि ये योग्यता रखता है, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी विशेषण किसमें है? रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, कि धीरे धीरे बोले तो एकदम नहीं है। अच्छा गाती है, गाना विशेषता बता रहे, कैसा गा रही है? अच्छा गा रही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आज वर्षा अधिक हुई, ये तो कोई सेंस नहीं बनता। तो सुनाया अच्छा चित्र बना, क्या बनाती है? अच्छा बनाती है। कैसा बनाती है? अच्छा बनाती है। क्या बनाती है? चित्र बनाती है ना। इसमें अच्छा जो है वो विशेषण है और चित्र विशेषता बता रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में गुणवाचक शब्द कौन सा है? इसमें गुणवाचक, उसके कौन से गुण हैं? तो वो दिए गए शब्दों में गुणवाचक विशेषण ये होगा जो सबसे लंबी रस्सी, बहुत लंबी रस्सी, इन सब के बारे में होगा, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। मोह में भी कौन सा विशेषण है? तो मोह में भी आप जानते हो, मोह में भी आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। समझदार शब्द में कौन सा विशेषण है? समझदार में भी गुणवाचक है, चाहे मोह हो चाहे समझदार हो, ये सब में वही है। सफ़ेद कमीज किस प्रकार का है? परिमाण है? नहीं, गुण है उसका कि वो सफ़ेद है। सच्चे लोग कभी नहीं हारते हैं। सच्चे लोग क्यों नहीं हारते हैं? ये लेकिन गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। हारते तो हैं लेकिन गुणवाचक विशेषण, ऐसा नहीं है कि नहीं हारते हैं, आज तक तो सच्चे लोग ही हार जा रहे हैं। दूध मीठा है दूध, ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसमें कौन सा है? जो अच्छे झूठ नहीं बोलना यानी गुण है ना, गुणवाचक विशेषण है, अच्छे बच्चे हैं। काढ़ा कड़वा है, कैसा है? इसका गुण है कि वो कड़वा है ना। रामायण सुंदर रचना है, रामायण जो एक सुंदर रचना है, तो रामायण सुंदर क्या है? सुंदर एक रचना है, यानी ये गुणवाचक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, है ना। जो विद्वान होते हैं वो पूजे जाते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त होगा इसमें से? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, पूज्य जो होते हैं, अच्छे हैं, पुजारी लायक हैं, उनकी बात कर रहा है ना। तो इसलिए गुणवाचक विशेषण। अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटी नहीं किए तो समझ लो कि आप यूपीएसआई की परीक्षा में कभी भी पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि यूपीएसआई एक परीक्षा नहीं है, वो आपको पूरा संविधान ही है, पूरा संविधान का ही वो परिचय करवाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कुछ भी करो, लेकिन यूपीएसआई के लिए आपको एक चीज़ तो करना ही पड़ेगा, और वो है आपका
कि आपको इसकी तैयारी, यानी कि आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर देयर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एवर एडेड, किस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। ये थे 1976 में, आप भी जानते हो 42वां संविधान संशोधन में या इसको जोड़ा गया था, और 86वां संविधान संशोधन 2022 में, 2022 गलत, 2002, इट इज रॉन्ग, 2022 में नहीं हुआ था, ये 2002 हुआ था, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर है 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे किस आयु तक पूरी न हो। तो तब तक ये दी जानी चाहिए जब तक कि वो 6 साल तक के ना हो जाए। 6 साल तक के हो गए तो आपको पूरी तरह से अब इससे आप वो हो सकते हो, लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, जो अर्ली चाइल्डहुड शुरुआती के दिन के प्रारंभिक समय की जो शिक्षा होती है, उसमें आर्टिकल 45 के अनुसार आपको केयर करनी चाहिए। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क में 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राज्य कानून को है, राज्य सरकार को। आर्टिकल 44 किस में, तो आप जानते हो आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता के बारे में, है ना। ये सारे चीज़ों को देख लो एक बार। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44, और जो आर्टिकल 46 है उसमें आय में असमानताओं को कम करना, यानी पुरुष और स्त्री के आय में जो डिफरेंस है जो उनको कम करना। गो हत्या पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 48 में है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 43 ख में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। कौन सा भाग जो था भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसमें से कौन सा था। क्या मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या 5वीं अनुसूची। तो इसमें से जो मौलिक कर्तव्य था, आपको कितनी बार बता दिया कि मौलिक कर्तव्य जो 10 मौलिक कर्तव्य थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे और इसको 51 क में रखा गया था, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन मतलब ना इसी से रिलेटेड ही आ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो ना उसी के अनुच्छेद में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको इतना ब्रॉड अंदर से पूछ देगा कि आपको आए ही ना, आएगा आपको, इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं पूछ रहा है, लेकिन हाँ आपको करना रेगुलर पड़ेगा, नहीं तो ये भूल जाता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है 43A में। 43A में ये बात कहता है कि समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39A में होता है, और राज्य आय की असमानताओं को कम करेगा, ठीक है ना। ये सारी, और ये जो भी अनुच्छेद हैं, ये जो 39 च, 39 क और अनुच्छेद 39 क और क में 48 क में, इन सबको भी एक बार पढ़ लेना है अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां या प्राधिकरण प्रदान करेगा जो अपने स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ये तो जानते हो ग्राम सभा का, ये ग्राम पंचायत का गठन ये आर्टिकल 40 में है। बाकी आप इन सब चीज़ों को भी देख सकते हो। 39A को सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराना, और 36 में राज्य शब्द की परिभाषा, और अनुच्छेद 12 आप जानते हो ये अनुच्छेद 12 से लिया गया है। तो 38B में आपको राज्य को विशेष रूप से आपसी असमानताओं को कम करने का निर्देश। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार एवं राज्य कर्तव्यों के बारे में बात कही गई है। ये कही गई है आर्टिकल 47 में, ठीक है ना। क्या कही गई है कि जो पोषण के स्तर में और जीवन के स्तर में को ऊपर बढ़ाना, मतलब जीवन के स्तर को बढ़ाना, मतलब एज मान लेते हैं कि अब ऐसा जीवन है कि आपका 70 वर्ष में सभी एवरेज ईयर निकल रहा है, किसी का भी जीने का 70 साल, लेकिन जब जीवन के सुधार होगा स्तर में तो वो उम्र बढ़ के हो जाएगी 70, 75, 76। उसी तरह पोषण तत्वों में भी सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 47 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न में द्वारा पारित किया जा सकता है। अगर नीति निर्देशक तत्वों को अगर चेंज करना है तो किस में आपको पास करना होगा। संसद के दोनों सदनों में, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। हाँ, तो दोनों के हिसाब से ही होता है, ठीक है ना। याद रख लेना कि नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन एवं संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान की आवश्यकता होती है। भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा व्यक्त सही है। इसमें से कौन सा सही है। ऐसा कहा जाता है कि सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। ये पक्का 2017 का क्वेश्चन आया होगा, मैं बिना देखे भी बोल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 2017 के क्वेश्चन बहुत तगड़े आए हैं।
और बहुत लेंदी आए हैं, देख रहे हो ना, मैंने बोला ना कि मैंने बिना देखे बोल दिया 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और इनका लक्ष्य है कि राज्य के अधिकारी और कार्यों में वृद्धि लाना। ऑप्शन बी है कि इसका लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य बनाना। तो दोनों बात सही है भाई ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि वो यही तो कहता है ना कि आप राज्य की एक बढ़िया बेहतर राज्य हो, सकारात्मक प्रवृत्ति हो, वृद्धि लाए अपने आप में, ठीक है ना। ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो ऑप्शनल वाले हैं ये सबकी सब मैं देख रहा हूँ 2017 के क्वेश्चन है भाई। 2017 के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कहा जाता कि हार्ड आया था, वो हार्ड है भी भाई, मतलब ऐसा नहीं उसको डायरेक्ट आर्टिकल ना पूछ के आपको उस आर्टिकल के बारे में पूछ दे रहा है, ये ज़्यादा वो परेशानी वाला चीज़ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से विशेष रूप से क्या कहा गया है? राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा, इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। क्या होगा भाई इसमें? कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये तो जानते ही हो आर्टिकल में। श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र में व्यवहार नहीं किया जा सकता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु या ताकत बचने वाले का आह्वान में प्रवेश न कर सके। भाई दोनों है ना। राज्य का एक कर्तव्य है कि दोनों लोगों को समान वेतन कराए और किसी भी कम उम्र के बच्चे को उसके साथ दुर्व्यवहार, पुरुषों के साथ हो या फिर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब है, ठीक है ना। चलो इतना ही आज करते हैं। 185 क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 186 से करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा वेट होता है। और ये वीडियो आपको मैं रात को जग के, अभी फिलहाल लोग कमेंट करने लगते हैं भैया इतना रात तो नहीं होता। देखो रात नहीं होता, आप ऊपर से दिखाऊंगा, स्क्रीन पर से दिखेगा। देखो 2:14 हो रहा है ना ऊपर, ये देखो 2:14 हो रहा है, मेरा तो नहीं है ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ये 2:14 हो रहे हैं टाइम पूरे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया 2:14। ये AM की बात कर रहा हूँ मैं, अभी एडिटिंग करने में 3 बज जाएंगे पूरे। तो यार देखो प्रभु क्या लिखते हैं, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। सक्सेस अगर नहीं मिलता है तो सब बर्बाद है ना, और सक्सेस मिल जाता है तो सब कुछ ही आबाद है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।